बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास लास्ट मैथ सेक्शन क्या होता है, उसकी यूनिट की बात की थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। फिर हमने उसमें कुछ केसी के एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था, जिसमें जनरल एक्सप्रेशन भी आप लोगों ने डिस्कस किए थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमें कौन सी चीजें बताई गई है। बेसिकली जैसे हमारे पास लास्ट मैथ सेक्शन में हमने दो डिफाइन की थी, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी दो ही डिफाइन आएंगे। मींस के डिफाइन तो एक ही होगी, लेकिन हम उसके दो पॉइंट्स बना लेंगे ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। सेम यही डिफाइन लिखी गई है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कि एक प्रोडक्ट है, आपने उसका भी प्रोडक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊं तो बेटा हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोगों के पास क्या आ गया बेटा, ए आ गया, प्लस आप लोगों के पास बी आ गया, ये आप लोगों के पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ये सी प्लस आप लोगों के पास डी। अब ये देख लें हमारे पास इस तरह से आप कर लें। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट अगर मैं इसका निकालूं, केसी के एक्सप्रेशन इसके लिखूं, तो हमारे पास केसी इज इक्वल टू, आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, नॉमिनेटर फॉर्म में आता है, और जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डिनोमिनेटर फॉर्म में आते हैं। अब रिएक्टेंट आप लोगों के पास क्या आ गया, ये एक ए आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, बी आ गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास केसी के एक्सप्रेशन में ये चीज हमने लिख ली है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि हमारे पास किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात की जा रही है। बेटा हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, सी और डी। एक वर्ड प्रोडक्ट का इसलिए यूज हुआ है। दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट का वर्ड यूज हुआ है वो इस मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है इसके लिए यूज हो रहा है कि हमारे पास क्या है, इस प्रोडक्ट का भी आप लोगों ने क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है ना, कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन डालेंगे ये भी हमारे पास क्या होता है, एक तरह का प्रोडक्ट होता है। तो इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, मींस कि आपके पास जो कोफिशिएंट होंगे उसको आपने क्या करना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। कोफिशिएंट कैसे, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेटा, आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, और यहाँ पे डी आ गया। अब देखिए यहाँ पे सी स्मॉल सी आएगा, यहाँ पे स्मॉल डी आएगा, यहाँ पे स्मॉल ए आएगा, यहाँ पे स्मॉल बी आएगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन किसी भी चीज की अमाउंट को कहते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, मींस कि आपने क्या करना है, उसके कोफिशिएंट को पावर की फॉर्म में लिखना है, उसके एक्टिव मैसेज को पावर की फॉर्म में लिखना है, जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो ये यहां तक हमारे पास इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट वो कहना चाहता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, मींस कि आप लोगों ने क्या करना है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लेना है। आप लोगों के पास बेटा क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट का बेटा आप लोगों ने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, और उसके जो आप लोगों के पास कोफिशिएंट है उनको भी आपने क्या करना है, पावर की फॉर्म में लिखना होता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, केसी होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है। हालांकि लास्ट मैथ सेक्शन में हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और वहां पे हमें मोस्टली चीजें क्लियर भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि केसी के एक्सप्रेशन हम किस तरह लिखते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको नॉमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट होते हैं उनको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते होते हैं। नेक्स्ट आ जाए, आपके पास कन्वेंशनल मेथड जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को राइट करने का, सिंपल सी बात है, वो ये बताना चाहता है जो हमारे पास क्या होंगे बेटा, प्रोडक्ट होंगे उनको हम नॉमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। मैथ में आपको पता है कि नॉमिनेटर किसको कहते हैं, जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है और जो नीचे वाली होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है। और जो रिएक्टेंट होंगे वो कन्वेंशनल मेथड में हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास बाय नोइंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी कैन राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब हम कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का वर्ड यूज है, बैलेंस का मतलब है जिसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास N2 है तो इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे हमारे पास 3H2 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 6 हाइड्रोजन एटम है तो उनकी आपस में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी H2 के मॉलिक्यूल के साथ, मींस के 6 हाइड्रोजन बन जाएंगे। तो इसको बेसिकली हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं, या इस तरह भी हम इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं कि हमारे पास जितनी अमाउंट में आप रिएक्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। कैसे, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इट्स मींस कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, बैलेंस फॉर्म में है। अब देख सकते हैं आप लोगों के पास बेटा क्या है कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई भी हम इक्वेशन लिख लें उसके हम केसी के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसा कि बेटा आप लोगों ने यहाँ पे अगर इसको हम रेस कर दें तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास बेटा क्या है, ये देखिए आप लोगों ने केसी केसी लिखा और उसके साथ आपने क्या लिखा, उसके एक्सप्रेशन लिख दिए, किसके, अमोनिया के। अब देखिए केसी इज इक्वल टू NH3N2 और 3H2 आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा,
कोफिशिएंट हमारे पास ये 3 हो गया कोफिशिएंट, ये हमारे पास 2 हो गया कोफिशिएंट। हम इसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने वहां पे क्या कर दिया, उसको लिख दिया। NH3 का हमने 2 लिख दिया, उसके बाद N2 का हमने N2 रहने दिया, और H2 का हमारे पास कितना बन रहा है, यहाँ पे 3 है, तो हमने उसको क्या किया, पावर की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के हम उसके क्या लिख सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं उसको हम राइट कर सकते होते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा मेथड है जो यहाँ पे आपको बता दिया गया। उसके बाद वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय पुटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब हम किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत आसान होती है। किस तरह से, आपके पास जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड का आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, उसके बाद अमोनिया की एग्जांपल दी गई है, उसके बाद आपके पास क्या फास्फोरस क्लोराइड टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल दी गई है, ट्राइक्लोराइड की एग्जांपल दी गई है, PCl5 भी उसमें ऐड हो जाता है। अब देखिए ये सारी चीजें वहां पे आपको अगर कंसंट्रेशन मालूम हो तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, आपके पास क्या है, अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं। अब अमोनिया में आप क्या करें, पहले नाइट्रोजन की वैल्यू पुट करें, फिर आप क्या करें, हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करें, फिर आप अमोनिया की वैल्यू पुट करें और उनको आपस में क्या करें, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बस आपको वैल्यू गिवन होंगी या आपने एक आध वैल्यू जो होगी वो नोन करनी होगी, बस उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास केसी हैज नो यूनिट्स। अब देखिए हमारे पास केसी का कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता, नो यूनिट्स मींस के उसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। हर आप लोगों के पास जो रिएक्शन है उसका अलग यूनिट होता है, ठीक है ना। जैसे कि अमोनिया का अलग यूनिट होगा, उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड का अलग यूनिट होगा, उसके बाद आपके पास क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का अलग यूनिट होगा। तो जितने भी रिएक्शन आपकी बुक में यूज किए गए या अदर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हर रिएक्शन का अपना ही एक यूनिट होगा, ठीक है। ये स्पेसिफाई नहीं है कि हमारे पास अगर एक रिएक्शन है तो उसका यही यूनिट होना चाहिए, हर किसी का यही यूनिट होना चाहिए, क्योंकि वो केसी में यूज हो रहे हैं, इसको स्पेसिफाई नहीं करना, ठीक है ना। हर किसी का डिफरेंट यूनिट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद कि हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन एक्सप्रेशन फॉर केसी। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में ये चीज देखी थी कि हम किसके इक्वल करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन मींस के मोल डीएम क्यूब होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या लिखा, मोल डीएम क्यूब हमने 2 लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास 1 है तो मोल डीएम क्यूब, और ये आयोडीन भी 1 है, मोल डीएम क्यूब। मोल डीएम क्यूब से मोल डीएम क्यूब, ये भी हमारे पास एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, इस मींस के हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड का कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अगर आप लोगों ने क्या करना है, कोई कंसंट्रेशन आपको दी गई है, आपने वो निकालनी है। जब आप वो निकालेंगे देन आप उसके यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे, जब यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो आप वहां पे लिखेंगे नो यूनिट, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल, ये देखें, रिएक्शन इन विच नो नंबर ऑफ मोल आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। तो जहां पे हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं होते बोथ साइडेड पे, तो उसके यूनिट्स होते हैं। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स की बात कैसे है कि हमारे पास ये देखें आप, ये भी आपके पास 2 हैं और ये भी 2 है, ठीक है ना, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये 1 है, ये 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं हो रहे, ठीक है ना बेटा। तो इसका यूनिट बनेगा, अमोनिया का यूनिट बनेगा। कैसे बनेगा, Kc इज इक्वल टू NH3 हमारे पास हो गया, देन N2H2, और इसके हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसको हमने पावर की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 2 हैं तो हमने यहाँ पे मोल डीएम क्यूब 2 लिख देने हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1 है तो मोल डीएम क्यूब 1, यहाँ पे भी मोल डीएम क्यूब हमारे पास 1 आएगा, और हमारे पास क्या होंगे, ये 2 है और ये हमारे पास 3 और 1 4 है, ठीक है ना। अब देखें 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास नीचे कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो अगर हमने क्या करना है, ये 1 इस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इसको अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास 2 हमारे पास मल्टीप्लाई बाय मोल, तो हमारे पास मोल स्क्वायर रहेगा। उसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या रहेगा, डीएम 6 रहेगा, ठीक है ना। अब ये 2 हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इस मोल के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस डीएम के साथ भी हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास बेटा क्या होगा, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या होगा, जब हम ये वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे, ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये वैल्यू का रिजल्ट बेटा क्या बनेगा, 1 ओवर आप लोगों के पास यहाँ पे मोल स्क्वायर आएगा और डीएम यहाँ पे -6 आएगा। लेकिन जब वैल्यू ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास ये क्या कर देगी, अपने साइन जो है वहां पे चेंज कर देगी, तो हमारे पास मोल माइनस आ जाएगा और डीएम आप लोगों के पास क्या आ जाएगा,
6 आ जाएगा। तो ये इंतहाई सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कोई चीज समझने वाली नहीं थी, सिंपल इंतहाई सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसके लॉन्ग आते होते हैं, इसकी इंपोर्टेंस लाजमी आती होती है, इंपोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाजमी आती होती है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड या लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड या रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।